हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 क्लासेस में। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों को। इस परीक्षा को सुपर टेट के नाम से भी जानते हैं और यह परीक्षा 68,500 पदों के लिए आयोजित की गई थी। इस परीक्षा की खास बात यह थी कि सबसे पहले तो सुपर टेट इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार 2018 में। इससे पहले सिर्फ मतलब सुपर टेट पास करके उसके बाद एकेडमिक के आधार पे भर्ती होती थी। तो सुपर टेट पहली बार 2018 में ही हुआ था और उत्तर प्रदेश में। उसके बाद इस एग्ज़ाम में ऑप्शंस भी नहीं थे। मतलब यह एग्ज़ाम विदाउट ऑप्शन के आयोजित किया गया था। मतलब सिर्फ प्रश्न था, आपको आंसर लिखना था, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, मतलब लिखित हुआ था, ऑप्शंस नहीं थे। तो इस एग्ज़ाम की अभी खास बात थी, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम भी हुई थी इससे, क्योंकि हम एक प्रश्न के आंसर को कई तरीके से लिख सकते हैं। तो जो भी हुआ, और हम देखते हैं कि कैसे प्रश्न आए थे किसी भी मतलब सुपर टेट। जैसे अगर आप भी सुपर टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रश्नों का नेचर पता होना चाहिए, कैसे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। 2018 2019 अभी 2 ही बार हुआ है, हालांकि अभी और होगा। लेकिन आपको अपीयर होने से पहले, सुपर टेट एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले इन सब पेपर्स को मतलब सॉल्व करके ही जाना चाहिए था, और इसी हिसाब से अपनी तैयारी भी कंटिन्यू करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले वीडियो को, आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अंत में अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। और इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं रखे हैं और टाइप किया है। उसके बाद मैं वही आंसर बताऊंगा जो पीएनपी ने ऑफिशियली मतलब रिलीज़ किया था। एक प्रश्न के उसने एक से ज़्यादा आंसर भी रिलीज़ किए थे, मतलब बताए थे कि अगर आपने ये लिखा होगा तो आपका आंसर सही माना जाएगा, तो भी मैं उसे ही बताऊंगा। ओके, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, और उसके बाद हम आंसर भी मतलब देखेंगे कि एक प्रश्न के कितने आंसर हो सकते थे उस टाइम। प्रश्न पहला है, हालांकि हिंदी का पहला प्रश्न, बाकी वीडियो का पहला प्रश्न भी है। शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि लिखावट में अगर सिंपल देखा जाए तो सबसे पहले आप प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है शब्द की, तो आप बता देंगे कौन सा प्रत्यय है? आवट। कौन सा प्रत्यय है? आवट। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो आवट प्रत्यय है। ओके, ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा, पीएनपी ने ये भी कहा था कि अगर आपने वट लिखा होगा, मतलब लिखा प्लस वट, तो भी आपका सही माना जाएगा। और ये भी कहा था कि अगर आपने मान लीजिए दोनों न लिखे कृत प्रत्यय लिख दिया, तो ये भी आपका सही माना गया था। ओके, कृत प्रत्यय तदित प्रत्यय होता है ना, तो अगर आपने कृत प्रत्यय भी लिख दिया तो क्या होता है, आपका आंसर सही माना गया था उस टाइम। आवट लिखा होगा या फिर वट या फिर कृत प्रत्यय, इन तीनों में से कोई एक। तो उम्मीद है आप ही जान गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और इसमें पूछा गया है कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? आप जानते हैं 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो मुझसे उठा नहीं गया या फिर खाया नहीं गया, रोया नहीं जाता, ये सब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। कौन सा वाच्य? भाववाच्य। तो सिंपल अभी जान गए होंगे कि कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा, भाववाच्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका एक ही था, इस पर मतलब कोई और अगर आपने लिखा होगा तो गलत माना गया था। सिर्फ भाववाच्य जिसने लिखा था उसी को नंबर मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। इसमें पूछा गया कि जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या है? के लिए एक शब्द क्या है? तो अब आप सोच लिया होगा आपने भी कि जिसके हाथ में एक, मतलब जिसके हाथ में चक्र हो उसको कहा जाता है चक्रपाणि। चक्रपाणि, ठीक। ये तो आप मतलब हर कोई सोच सकता है, और मतलब और भी तो सोच सकते हैं, क्योंकि एक इंसान कई प्रकार से सोच सकता है। तो मान लीजिए किसी के दिमाग में आया तो ये भी सही होगा आंसर, चक्रधारी। ओके, और एक आंसर सही किया था, मतलब पीएनबी ने कहा था कि अगर आपने ये लिखा होगा चक्रधर, मतलब चक्र को धारण करने वाले, तो भी आपका आंसर सही माना गया था। मतलब इस प्रश्न के 3 उत्तर थे, चक्रपाणी या फिर चक्रधारी या फिर चक्रधर। लिखना था, क्योंकि लिखना था ना, इसमें ऑप्शन तो थे नहीं, तो इसमें से तीनों में से कोई एक जिसने लिखा था उसका सही माना गया था। तो आप भी जानते रहिए इसका उत्तर तीनों हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। इसमें क्या पूछा गया था कि अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिणी बाड़ी में। मानहु,
मानव के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है। आप जानते हैं मतलब कि जनु जानो मनु मानव में मतलब जहाँ भी आ जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका एक शब्द के अलावा कोई उत्तर ही नहीं था, आप लिखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस जनु जानो मनु मानव जहाँ भी आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ आया है, देखिए यहाँ मानव, और यही कहा भी है कि कौन सा अलंकार बनता है यहाँ से, तो अब बताएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए, मतलब अलंकार से भी प्रश्न आया था, तो आपको भी रस छंद अलंकार ये तैयार करना पड़ेगा अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया कि वीर रस का स्थायी भाव, मतलब हम कह सकते हैं कि पेपर इजी भी था क्योंकि डिस्क्रिप्टिव था, तो इतने टफ पेपर मतलब प्रश्न नहीं पूछे गए थे कि अब उसका आंसर ही ना सोच पाए। तो वीर रस का अस्थायी भाव आप जानते हैं क्या होता है, उत्साह। क्या होता है, उत्साह। तो आप करेक्ट आंसर उस समय मतलब लिखना था उत्साह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मतलब रस से भी प्रश्न आ गया, अलंकार से भी, अभी छंद से नहीं आया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूछा गया था प्रश्न छठा कि काला सागर में कौन सी संज्ञा है, आपको संज्ञा पूछा गया है। ठीक है, तो काला सागर मतलब नाम है, आप जानते हैं संज्ञा क्या होता है, वस्तु स्थान व्यक्ति का नाम होता है संज्ञा। तो यहाँ भी यह काला सागर एक नाम ही है सागर का। तो आप जान गए होंगे कि यहाँ कौन सी संज्ञा होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही नाम होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सातवां, इसमें देखिए कुछ है क्या, मतलब पद्यांश है। कहा गया है कि नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पद्यांश क्या था कि दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। मतलब पद्यांश खूब बड़ा था लेकिन प्रश्न एकदम हलवा था। सिर्फ सिंपल पूछा गया था कि अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो अग्नि शब्द का तद्भव रूप मतलब सबको पता होगा क्या होगा, आप जानते होंगे, आग। क्या होता है, आग। बस यही लिखना था। ओके, चलिए इसका आंसर हो गया आग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 से पूछा गया था कि उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपको मतलब इसका उत्तर हो जाएगा उपसर्ग। पहले आप जानते होंगे ना उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग में होता है मतलब सबसे पहले जो लगता है और उसका अर्थ बदल देता है, तो वही होता है उपसर्ग। ठीक है, तो इसका जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा उत प्लस मेष। ठीक है, तो हो जाता है उन्मेष। तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, उत उपसर्ग। ओके, ये आपको लिखना था। चलिए इतना भी मतलब आपने देख लिया प्रश्न 8 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, इसमें पूछा गया है मतलब प्रत्यय से भी हो गया, उपसर्ग भी आया था, रस अलंकार ये सब पूछे गए थे, और पद्यांश से भी आ गया, मतलब तद्भव तत्सम भी। आप देखते रहिए कि टॉपिक कहाँ कहाँ से आ रहा है, ये भी आप मतलब देखते जाइए, समझते जाइए कि कौन कौन से टॉपिक से पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तद्भव आया था, अभी तत्सम भी आ गया कि कंघी का तत्सम शब्द क्या है। तो कंघी का तत्सम शब्द होता है, सबसे पहला वाला तो होता है कंकती। क्या होता है, ठीक, ये कंकती। तो और या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो कि मैंने कहा ना ऑफिशियल आंसर की में ये भी लिखा था, आपने दोनों में से कोई एक लिखा हो, कंकती या फिर कंगकती। ठीक है, तो दोनों में से जो भी उसमें कोई मतलब कैंडिडेट ने लिखा था उसको उसका सही माना गया था। तो आप भी जानते रहिए कंघी का दो तत्सम हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, इसमें पूछा गया है कि पर्वत की ऊपर की समतल भूमि, वाक्य के लिए एक शब्द, मतलब वाक्य के लिए एक शब्द, ये दूसरा प्रश्न था। इसके पहले भी एक आया था और चक्रपाणी वाला, और अभी दूसरा आ गया। ठीक है, तो ये पूछा गया कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका क्या होगा, अधित्यका। ठीक है, इसका आंसर क्या था, अधित्यका। ठीक है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये रहा। सृष्टि का तद्भव शब्द क्या है। तद्भव तत्सम से मतलब सोचिए तीसरा प्रश्न हो गया, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव था, मैंने कहा ना डिस्क्रिप्टिव था तो थोड़ा सा इजी आया था। तो सृष्टि का तद्भव शब्द होता है सोंठ।
क्या होता है, सोंठ, ठीक, सोंठ होता है। सुष्टि का तद्भव सोंठ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस पेपर में था कि मैंने कहा होगा किस प्रकार का वाक्य है। तो मैंने कहा होगा, आप कितनी तरीके से सोच सकते हैं कि यह कितने प्रकार का वाक्य हो सकता है। मतलब बहुत लोग तो सिर्फ एक ही आंसर बता देंगे कि मैंने कहा होगा, तो मतलब कहा होगा, अभी कहा भी नहीं है, पता नहीं कहा होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वाक्य हो सकते हैं। सबसे पहले बात तो पता नहीं कहा होगा कि नहीं, अभी आपको इसमें क्या है, संदेह है। सबसे पहले आप ये सोच सकते हैं कि संदेहवाचक पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं कि पहला किस वाक्य पूछा गया है ना, तो संदेह वाक्य आप लिख दीजिए, मतलब संदेहवाचक वाक्य। वाक्य मैं नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यह एक सरल वाक्य भी तो है, और मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ, यह सरल वाक्य भी, मतलब उसमें लिखा गया था कि अगर आपने ये लिखा होगा, मान लीजिए संदेहवाचक लिखा, सही है। अगर आपने सरल वाक्य भी लिखा तो भी आपका आंसर सही था। आपने साधारण वाक्य लिखा तो भी आपका सही माना गया था। अगर आपने संदेह बोधक, मतलब वाचक की जगह बोधक लिख दिया, मान लीजिए आपने क्या लिख दिया, संदेह बोधक, तो भी आंसर सही माना गया था। और आप क्या लिख सकते हैं, संदिग्ध भूतकाल, ये भी तो है ना, संदिग्ध भूतकाल। तो ये भी अगर आपने लिखा संदिग्ध भूतकाल, सॉरी थोड़ा सा समझिए, मैं बोल रहा हूँ ना, संदिग्ध भूतकाल लिखा तो भी आपका आंसर सही माना गया था। और अनिश्चित वाचक, सॉरी अनिश्चयवाचक, अनिश्चय वाचक भी जिसने लिखा था उसका भी आंसर सही माना गया था। अब देख लीजिए एक प्रश्न के कितने उत्तर हो गए। तो इसी से थोड़ा सा ये काफ़ी मतलब प्रॉब्लम में रहा उस टाइम कि नहीं, डिस्क्रिप्टिव नहीं सही है। ओके, तो आंसर समझ में आया ना आपको। देख लीजिए कि मैंने कहा होगा कितने प्रकार, मतलब किस प्रकार के वाक्य, संदेहवाचक, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संदेह बोधक, संदिग्ध भूतकाल, या फिर अनिश्चय वाचक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक, कि ये भी गद्यांश है, एक पद्यांश आया, एक गद्यांश आया। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप इसका आंसर वैसे भी दे सकते हैं, हालांकि पढ़ लीजिए क्या, क्योंकि पैसेज वाला जब भी आता है, मैं मतलब प्रीफर करता हूँ पहले क्वेश्चन पढ़ें फिर पैसेज आगे पढ़ें, क्योंकि इससे आपका टाइम बचता है। फिर भी अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप पूरा पैसेज पढ़ सकते हैं। पैसेज से, मनुष्य के लिए साक्षरता की सर्वाधिक आवश्यकता है। निरक्षर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए उसके नागरिकों को साक्षर होना आवश्यक है। साक्षरता प्रतीक है स्वतंत्रता एवं विकास का। यदि इस अभियान की सफलता और विफलता का निष्पक्ष दृष्टि से विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि यह अभियान जन जागृति लाने में सफल रहा। इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाना चाहिए। प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, ये तो अपने पैसेज पढ़ा, पूछा गया है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो आप सिंपल मतलब वही उतार दीजिए पैसेज। देखिए तीसरे मतलब दूसरे फुल स्टॉप के बाद लिखा है, प्रजातंत्र की सफलता के लिए उसके नागरिकों का पेंशेंज, उसके नागरिकों को साक्षर होना आवश्यक है। तो ये पूछा है ना क्या आवश्यक है, तो आप सीधा उतार दीजिए कि मतलब एक शब्द में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं साक्षरता। क्या लिख सकते हैं, साक्षरता आवश्यक है, ठीक है। तो ये भी आपका एकदम सही माना जाएगा। और क्या लिख सकते हैं आप, साक्षर नागरिक, मतलब और क्या लिख सकते हैं, साक्षर नागरिक, ये भी सही था। और क्या लिख सकते हैं, नागरिकों का साक्षर होना, ये भी आप लिख सकते हैं। या फिर इतना पूरा उतार दीजिए कि नागरिकों को साक्षर होना आवश्यक, मतलब सीधा नागरिकों का साक्षर होना, ये भी आपका आंसर सही माना जाता। ओके, चलिए साक्षरता एक शब्द में तो हो ही गया, बाकी आप लिख सकते हैं। मतलब पैसे से काफ़ी सरल प्रश्न आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर तो काफ़ी इजी था और वहीं मिल गया पैसेज में। अगला प्रश्न है कि जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए एक शब्द, ये तीसरा प्रश्न है, एक शब्द लिखिए। ठीक है, सोचिए कितना पेपर सरल था। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए, मतलब एक शब्द क्या होता है, एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, मैं लिखता हूँ प्रत्युत्पन्न, ये दोनों है, इसके बाद मति, इसको आप क्या पढ़ेंगे, प्रत्युत्पन्नमति। ये या फिर आप लिख सकते हैं प्रति, मतलब इसको जो है ना, मतलब प्रत्यु को आप लिख सकते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए कोई ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिखा प्रति उत, मतलब
ये ऊ लिख दिया, ठीक है, यहाँ प्रत्यु नहीं लिखा, प्रति उत्पन्न, ठीक, डैश यहाँ देखिए, फिर और मति, वो ऐसे भी तो लिख सकता है ना, जरूरी नहीं है वो ऐसे लिखे। तो दोनों आंसर सही माना गया था, प्रति उत्पन्नमति या फिर प्रति उत्पन्नमति लिखिए। चलिए ये भी आपको समझ में आया गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो राम का घर दूर है, तो यहाँ देखिए संबंध बताया गया है ना कि मतलब किसका घर दूर है, तो राम का घर दूर है, तो यहाँ कौन सा कारक हुआ, संबंध, ठीक है, संबंध कारक, काकी की आता है ना संबंध कारक में, तो वही है संबंध कारक, इसका आंसर एक ही था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री में कौन सा समास है। तो समास से भी प्रश्न आ गया, कारक से 2-3 प्रश्न आ गए, और एक शब्द के लिए 3 प्रश्न आया, पैसेज आया, गद्यांश पद्यांश दोनों, ठीक है, और अलंकार भी आया, रस भी आया। ये सब टॉपिक नोट करते रहिए कहाँ कहाँ से प्रश्न आया। अगला प्रश्न आ गया ना, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है, तो समास भी पूछा गया था। तो यहाँ देखिए आप क्या क्या लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री मतलब मंत्रियों में प्रधान है जो, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास ना। कर्मधारय समास क्या होता है जो, या फिर के समान प्रधानमंत्री, प्रधान, नहीं नहीं, एक मिनट, सबसे पहले आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास, ये जिसने लिखा था उसका सही हुआ था। ओके, चलिए और क्या पूछा गया था इसमें, एक मिनट, तो कर्मधारय क्यों आपको समझ में आया, क्योंकि कर्मधारय में आप जानते हैं इसका विग्रह करने पे क्या आता है, के समान या फिर है जो वर्ड आता है, तो मतलब मंत्रियों में प्रधान है जो, तो यहाँ हो गया कर्मधारय समास। और क्या ऑफिशियल आंसर दिया गया था पता है, और जिसने मान लीजिए मैंने कर्मधारय नहीं लिखा, मैं लिख दिया बहुव्रीहि, तो भी मेरा आंसर सही था। क्यों, क्योंकि बहुव्रीहि की आप डेफिनेशन जानते होंगे क्या होता है, मतलब कि कोई पद इसमें प्रधान नहीं होता, तीसरा पद कोई प्रधान होता है, तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो मंत्रियों में प्रधान है जो, तो कौन सा पता नहीं, मतलब कोई और आ जाएगा उसका अर्थ, तो यहाँ बहुव्रीहि भी हो जाएगा। और क्या दिया गया था कि तत्पुरुष भी दिया गया था। आप सोचिए तत्पुरुष कैसे, मतलब इसका आंसर तत्पुरुष भी दिया गया था, कि जिसने अगर तत्पुरुष लिखा होगा उसका भी सही माना गया था। सॉरी, तत्पुरुष, एक मिनट, चलिए अच्छे से लिखते हैं, तत्पुरुष, तो सोचिए तत्पुरुष कैसे होगा। आप जानते होंगे कि तत्पुरुष में भी कई टाइप होते हैं, तो जो छठा तत्पुरुष होता है, मतलब तत्पुरुष का प्रकार अधिकरण तत्पुरुष, उसमें होता है में पर ना, ये लुप्त होता है जब उसका समास विग्रह करेंगे। तो यहाँ जब इसका समास विग्रह, ये भी तो हो सकता है ना कि मंत्रियों में प्रधान, तो आ गया ना कि में पर, तो यहाँ अधिकरण तत्पुरुष भी हो जाता, तो जिसने अगर तत्पुरुष लिखा था उसका भी सही था, मतलब कर्मधारय भी, बहुव्रीहि भी, तत्पुरुष भी, तीनों सही आंसर माना गया था। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कर्मधारय कैसे हुआ, बहुव्रीहि कैसे हुआ और तत्पुरुष कैसे हुआ। आप अपने स्तर पे भी इसको जांच सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि व्यूह का विलोम शब्द क्या है। अभी विलोम शब्द से भी आ गया, ठीक है, अभी पर्यायवाची से नहीं आया, विलोम आ गया। तो व्यूह का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप जानते हैं व्यूह का सबसे पहले अ लगा दीजिए, व्यूह भी हो सकता है, या फिर जिसने निर्व्यूह लिखा उसका भी सही था, दोनों आंसर सही माना गया था, अव्यूह या निर्व्यूह, इसका विलोम शब्द। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि फिर से समास, मतलब चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा में बताइए कौन कौन सा समास हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ नंबर की बात की गई है, मतलब 4 राहों का समूह, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जब नंबर की बात होती है तो आप जानते हैं कौन सा समास हो जाता है, द्विगु समास। तो पहला तो हो गया द्विगु, जिसने जिसने द्विगु लिखा था उसका सही माना गया था। और क्या हो सकता है, मतलब इसमें और क्या समास हो सकता है, तो इसमें हो सकता है तत्पुरुष समास। और क्या हो सकता है इसमें, मतलब ऑफिशियल आंसर की में ये भी दिया था तत्पुरुष समास। अब आप ये सोचिएगा कि कैसे तत्पुरुष समास हुआ, सर्च करिएगा और जानिएगा, क्योंकि ऑफिशियल में ये भी लिखा है तत्पुरुष समास है। ओके, चलिए
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जी रहा 19, इसमें कहा गया है कि संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। फिर से उपसर्ग आ गया और ये काफ़ी इजी है। तो संस्कार मतलब आप इसका विकसित करेंगे तो शम आ जाएगा, इसका एकदम सबसे सरल। इसमें कौन सा उपसर्ग है, शम उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, इसमें पूछा गया कि वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में मतलब वाक्य में कौन सी क्रिया है। इसमें दे भी दिया है कि सकर्मक या अकर्मक, कौन सी क्रिया है, आपको सोचना भी नहीं था, बस दोनों में से एक लिखना था। तो वह अपना सर खुजलाता है, तो अगर आप पूछेंगे क्या खुजलाता है तो आंसर निकाल के आ रहा है सर, तो इसलिए यह क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। कौन सा क्रिया हो जाएगा, सकर्मक। अगर यही उत्तर नहीं मिलता तो क्या हो जाता, अकर्मक हो जाता। ठीक है, सकर्मक क्रिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सकर्मक। क्योंकि आपको इसमें बस सकर्मक अकर्मक जो लिखा है प्रश्न में भी लिखा है, मतलब दे भी दिया कि सकर्मक है या अकर्मक, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और कोई क्रिया ना यूज़ करें। तो सकर्मक सही था। ये रहा 20 प्रश्नों का विश्लेषण, और मैंने वही आंसर की बताया जो पीएनपी ने दिया था ऑफिशियली। ओके, अभी देख लीजिए, और देख लीजिए पहली बार टॉपिक आप सोचिए कि कहाँ कहाँ से आ रहा है, ये ज़रूर नोट करिएगा कि कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो आप देखे होंगे कि प्रत्यय मतलब उपसर्ग तो एकदम भर भर के आया, 3 क्वेश्चन तो एक शब्द के लिए आया, उसके बाद अलंकार आया, रस आया, संज्ञा आया, और उसके बाद वाक्य से भी क्वेश्चन आया, उसके बाद मतलब कारक से भी आया और समास से भी। बाकी एक प्रश्न विलोम शब्दों से भी था। ओके, चलिए अब आगे है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो और आपने कुछ मतलब नया जाना हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।